मैं हूँ किरण बेदी। हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द बदलता दो। वेरी गुड इवनिंग और आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर से नए साल में रेडियो उड़ान पर बदलता दौर की शो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे एक डिसेबिलिटी इशू पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उसके तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। बात होगी इश्यूज पर, बात होगी हमारे पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। पठानकोट में 40 घंटों से ज्यादा फायरिंग कंटिन्यू, 7 जवान शहीद, हो सकते हैं 1 से 2 आतंकवादी अभी भी छिपे हुए। जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी सूत्रों के हवाले से खबर, हो सकते हैं दिल्ली में बड़ी घटना को दे सकते हैं अंजाम। दिल्ली सरकार ने कहा सोमवार से ओड और इवन फॉर्मूले पर बरतेंगे सख्ती। बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने कहा 10 मंजिली चढ़कर आई थी आशा पारिक, कहा मुझे दीजिए पद्म विभूषण। इंदिरा गांधी के हथियारों को दिल्ली में अकाली दल ने किया सम्मानित, लोगों में रोष। सीपीआई के गद्दावर नेता एवी वर्धन का निधन, कल होगा संस्कार। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने दूसरे सबसे तेज दोहरा शतक टेस्ट मैच में लगाया। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान मदद के लिए आया आगे, कहा करते हैं हमले की कड़ी निंदा। रणवीर सिंह का मूवीज में बार बार मरना नहीं पसंद आ रहा उनकी मां को। और मुंबई एटीएस को एक धमकी भरा खत, दिल्ली कानपुर को रेलवे को उड़ाने की बात, जबान मुस्तैद। So, after the headlines, I welcome you once again, and now I have our worthy panel, and I wish you a Happy New Year to our panelists as well. Joining me from London, Mr. Mahendra Rastogi ji. He's associated with many organizations such as East London Vision, RNIB, Beyond Barrier. Sir, welcome to the show. Thank you, and Happy New Year to everybody. Joining me, Sareen sir, one of our regular panelists and very critical for the issues pertaining to disabled people. Sareen sir is a General Secretary of Progressive Society and Assistant Professor of Political Science. He's a disability activist as well. Sir, welcome to the show. Thank you, and Happy New Year to each and everybody. And sociologist and disability activist Mr. Annavaramji joining me after long time. Sir, welcome to the show. Thank you very much, and wish you Happy New Year to all the radio listeners. And also joining for a special report, Mr. Bala Nagendra, media spokesperson of Radio Udan and IS aspirant. Bala, welcome to the show. Good evening to the listeners. Happy New Year to everyone. और इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम डिसेबल के जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं, आंकड़े आते हैं, उसमें सबका एक क्रिटिकल व्यू रहता है। नॉट ओनली
स्टैटिस्टिक्स परटेनिंग टू डिसेबल, बट जब भी सेंसस आता है तो उस पर चर्चा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे अरसे से डिसेबल लोगों को इग्नोर किया जाता है। इस बीच में एक आर्टिकल ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा एक आर्टिकल आया, चांद की तरह घटते बढ़ते आंकड़े। तो उस आर्टिकल बहुत इंफॉर्मेटिव है। उस आर्टिकल ने काफी चीजों का जवाब दिया। उसमें उन्होंने बताया कि 1931 से अलग अलग तरह से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, उस पर कई लोगों का व्यू पॉइंट आया कि 1931 से आंकड़े कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, हमारी समझ के बाहर है। कई लोग ये मानते हैं कि 2011 में सबसे पहले विकलांगों के आंकड़े पेश किए गए। इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे आखिर आंकड़े इतने जरूरी क्यों हैं, क्या इससे जो हमें देशों विदेशों से फंडिंग आती है उस पर कोई कमी आने वाली बात है, जहां हमारी जो सरकार है वो इंटरनेशनल लेवल पे सही रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती है डिसेबल्स को। तो कई गंभीर प्रश्न उठते हैं जिसका जवाब आज हमारे पैनलिस्ट देंगे। इससे पहले कि हम शुरुआत करें आज के बदलता दौर डिस्कशन की, उससे पहले बाला के साथ हम शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। और ये आंकड़ों का खेल, ज्यादातर आंकड़े आपने देखा है जब चुनाव होते हैं तो रमजान के समय आंकड़ों पर बातचीत होती है, चर्चा होती है, लेकिन आज हम आपको यहाँ चर्चा करेंगे आंकड़ों पर, उसके ऊपर हम अपने पैनलिस्ट की व्यू पॉइंट लेंगे। सो बाला, आई होप यू आर रेडी विद योर रिपोर्ट एंड वी विल डिस्कस दैट। Yeah, of course. As per the information that we have extracted from the article, that gives a comparative study of 85 years from 1931 census to now, we can come with different... Before Bala start, I request all the listeners to listen it. It is very important article and it is very knowledgeable for we all. So I request you all to pay attention to this article and listen to Bala what he wants to tell. और ये आर्टिकल AICB द्वारा पब्लिश किया गया है, so we are telling you clearly. Okay, Bala, now proceed. Yeah, according to the article, we can come to two major interpretation which stands as a drawback in calculating the number of disabled citizens of the country. One is lack of universal or identical barometer, and another one is lack of unanimous acceptance of the findings. There were different experts giving different representation, which gives a kind of a skewed result. The following reports will prove what I have said above as true, because in the census of 1931, the population of the blind was 230,000. Okay. Similarly, in the year 1941, according to the report released by the Education and the Healthcare Ministry, the then Education and Healthcare Ministry of India or East India, whatever we say, it has given the report as the population of the blind was 20 lakh, which means the 800% rise in the span of just 13 years. 13 years, yeah. Yes. In the year 1971 to 74, the report released by the Indian Council of Medical Research, ICMR, the population of the blind was 90 lakhs, and the report estimated that that population was nearly 1.5% of the total population of the country. 90 lakh. 90 lakhs, yeah, 90. And within 7 years, in the year 1981, census revealed that the population of the blind was only 5 lakhs. See? In the year 1974, ICMR says 90 lakhs, but the government report in the year 1981 says only 5 lakhs. This is where we come to know that the 1981 census considered only totally blind as blind, but the rest have been omitted. Okay. And if we move from the government reports to National Sample Survey Organization, NSSO reports, which has been published in the year 1981, 91 and 2002 respectively. In the year 1981, the population of the blind was 45 lakh 75,000. So and in the year 45 reduced. 45 lakh 75,000 was the population. At the time when Government of India proclaimed only 5 lakhs. And in the year 1991, the population has reduced to 40 lakhs 500. And in the year 2002, the same population has reduced drastically to 27 lakh 63,200. Okay. When this NSSO said that the population has reduced to 27 lakh 63,200, the Government of India's census of 2001 revealed a stark reality that the population of the blind was 1 crore 6 lakh 34,881. When we move closer to 2011,
This is where the stark reality, the government census says that the population of the blind was 50,32,463, which is literally the reduction of half of the blind population. And final aspect is the World Health Organization. According to the World Health Organization report 1989, the population was around 1.49% of the total population. I mean, the population of the blind was 1.49 of the total population of India. And in the year 1998, the population estimation was 1 crore of the total population of India. And I request my panelists to switch off the mobile the time you are in discussion. when we go closer to 2011 sex ratio, in the year 2001, the female population of the blind was higher than the male counterparts. Okay. But in the 2011 census, the female population has reduced by 3 lakhs. We have to note, reduced by 3 lakhs. 3 lakh. Yeah, last information is from the till 2001, the population of the blind or the visually impaired occupied the majoritarian population among the disabled in the country. But in the 2011 report, according to the government, it says that the physically challenged have taken over the majority aspect in terms of the population compared to their visually impaired counterparts. So this proves a kind of quantitative misrepresentations or some disparities according to the information we have extracted from the article. And, kindly read out to the quotation of Mr. John Wilson, who is one of the experts in UK. Yeah, John Wilson, one of the experts of the United Kingdom, whose information has also been published in the article, which says, I quote, India has the capability to know how many elephants, how many lions it has, but it don't know how many disabled it possesses. Okay. So, gentlemen, you have listened this entire report. Thank you so much, Bala, for reading out this report. सरीन सर, सबसे पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स जानेंगे इस रिपोर्ट्स के ऊपर, और इतिहास में थोड़ा सा आप हमें बताएं आंकड़ों के खेल के बारे में. जी. मेरा ये मानना है कि 2001 से कायदे से थोड़ा सा प्रयास एक सिस्टमेटिक वे में ये ढूंढने का कि डिसेबिलिटी के डेटा क्या होने चाहिए इंडिया में किया गया. उससे पहले के डेटा जो भी हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने असेसमेंट्स हैं. 2002 में हमने एक सेमिनार किया था प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर द साइटलेस पर्सन्स के बेस पर. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार करना है, लेकिन एक रियलिटी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा. उसमें हमने सेंसस के रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए थे, सेंसस कमीशन के वो लोग जो सेंसस को कराते हैं, और उनसे ये सवाल पूछा था कि आफ्टर ऑल आपने जो सेंसस किया उसमें डिसेबिलिटी के बारे में आपकी जानकारी क्या है, आप डिसेबिलिटी का क्या पैरामीटर यूज करेंगे. एंड दे कट अ सॉरी फिगर. हमें सही मायने में अभी भी नहीं मालूम है कि डिसेबिलिटी किसको कहा जाए, कितनी डिसेबिलिटी को क्या कहा जाए. तो मैं मानता हूं ये बहुत ही टिपिकल गैर जिम्मेदाराना आउटलुक है टुवर्ड्स द सेंसस फॉर द डिसेबिलिटी. और मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1980-81 के जमाने में जब हम आंदोलन किया करते थे, हमारी तब से मांग थी कि जब तक दर्द कितना है कि कहां तक है ये नहीं जाना जाएगा, उसका इलाज कैसे किया जाएगा. मैंने कहीं पढ़ा था 1981 में भी एक थोड़ा सा प्रयास किया गया था आंकड़ों का, लेकिन जब हम 2001 को 2011 से कंपेयर करते हैं तो एक अजीबोगरीब चीज सामने आती है कि आंकड़े क्यों बदल रहे हैं. और मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको सिवाय डेटा पॉलिटिक्स के और डेटा प्रेशर टैक्टिक्स का कुछ नहीं करता. जी, हो सकता है उससे लोग सहमत हो, लेकिन मेरी ये समझ है. जी. और मैं लिसनर्स को क्लियर कर दूं कि जो हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया रहता है, वो दृष्टिहीनों से रिलेटेड है. इसमें पूरी डिसेबिलिटी का डेटा हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है इस आर्टिकल की, जहां तक बात है.
रस्तोगी सर, आपसे जानना चाहेंगे इस रिपोर्ट को आपने। जी सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी प्लीज प्लीज। मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे विकलांगता का आंदोलन दृष्टिबाधितों से दूसरे लोगों के हाथ में गया, और जैसे जैसे कुछ हमारे बीच के लोगों ने भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि इतने दृष्टिबाधित और उसकी तुलना में इतने कम ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये कुछ पचता नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड में लॉबिंग की और हम कहीं लॉबिंग में पिछड़ गए, तो स्थिति ये आई कि सडनली डेटा बहुत बुरी तरह से ट्रांसफर हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अजीबोगरीब नेटवर्किंग है जो इस तरह के डेटा को पैदा कर रही है। जी जी रस्तोगी सर, आप क्या कहेंगे इसका, आपके ओपनिंग कमेंट? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सरीन को करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारे सेंसस के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने जब 1974 में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक दिल्ली में ऑर्गेनाइज की थी, उसमें हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी प्रोमिनेंट डिमांड थी कि सेंसस बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी प्लानिंग के लिए, किसी भी प्रोग्राम्स के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये पता रहना चाहिए कि कितने लोग हैं हम। उस वक्त भी ये बड़े ज़ोर शोर से हुआ कि हमारी सरकार को ये तो पता है कि गाय कितनी है, भैंसें कितनी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि विकलांग कितने हैं, ब्लाइंड कितने हैं। ये 1974 से ये डिमांड चली आ रही थी। और सबसे पहले जो कुछ ढंग का सेंसस हुआ वो 2001 के जो सेंसस है उसमें इसको इंक्लूड किया गया। हाँ, डाटा में बहुत हर दौर पे, हर वक्त पे फ़र्क रहा है कि कभी ज़्यादा और कभी कम। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग पैरामीटर्स बनाए, और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो करती है, कभी उनका सैंपल बहुत छोटा होता है, कभी थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। इस सबका इम्पैक्ट उसमें पड़ता है। ICMR जो है, इनके पास कोई ढंग का मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो ये सही पता कर सकें कि नंबर ऑफ डिसेबल्ड और नंबर ऑफ ब्लाइंड कितना है कंट्री में। एकमात्र जो थोड़ा बहुत जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं वो हमारा सेंसस ही है जो हर डिकेड में होता है। और 2001 में ये काफ़ी, हालांकि देखिए वेरिएशन है फिगर्स में, सब कुछ है, लेकिन एक बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप उस समय उठाया गया और इसके लिए हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। उसी वजह से ये हुआ। और ये जो फ़र्क की वजह है, इसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो ये है कि जो सेंसस करने के लिए निकलते हैं वो कोई बहुत ट्रेंड लोग नहीं होते, उनको डिसेबिलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती। और दूसरी एक वजह यह है कि हमारे जो ख़ास तौर से मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि डिसेबिलिटी इशू को फ्रंट लाइन न लाया जाए। उनका हमारा कोई बच्चा है ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम है, लोगों को पता लगेगा तो हमारी इज्जत का सवाल है। इस वजह से बहुत सारे लोग तो इसको बताना भी नहीं चाहते, डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते हैं। और ऑन द कंट्रारी, अगर कुछ लोगों को ये पता होता है कि जी अगर पता लग गया कि इनके यहाँ डिसेबल्ड बच्चा है तो शायद कुछ बेनिफिट्स मिले, तो वो माइनर डिसेबिलिटी वालों को भी उसमें इंक्लूड कराना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये वेरिएशन होता है। 2001 का जब सेंसस आया तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में काम करते थे, मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग सर्वे का भी उस दौरान, VRC का डायरेक्टर रहा, तो मुझे खुद ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही था कि नंबर ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज मच मोर व्हेन यू कंबाइन ऑल द डिसेबिलिटीज टुगेदर। ब्लाइंड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, ऑटिज्म, इन लोगों के कंपैरिजन में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता था। उनका एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उनके फिगर्स बहुत ज़्यादा होते थे। कि मैं आपको नेशनल लेवल की फिगर्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूँ उस समय डिप्टी डायरेक्टर था एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग डिवीजन में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। तो मुझे खुद बहुत ताज्जुब हुआ कि ये 50%, 49% के करीब टोटल डिसेबिलिटी का ब्लाइंड है और बाकी में सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन क्योंकि सर्वे हुआ, इनका सेंसस की फिगर्स थी,
और जो हम लोग काम करने वाले थे, हम लोगों के मकसद को ये सपोर्ट करती थी फिगर्स, इसलिए हमने उसको फिगर्स को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मुझे और इस तरह मेरे जैसे जो लोग उस समय काम करने वाले इंटेलेक्चुअल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वर्कर्स थे, उनको ज़रूर इस बात पे ताजुब हुआ था कि ये फिगर्स जो है वो सही नहीं है। हाँ, करीब करीब एक एवरेज अगर आप ये मान लें कि रफली 1% of the total population of the country suffers from one or the other sight impairment. एक ये जनरल सी चीजें लेके और इसके हिसाब से प्लानिंग की जा सकती है। और यहाँ पे तो खैर यूरोप में और खासतौर से यूके में तो एक तो हर कंट्री की पॉपुलेशन कम है, दूसरे इनके यहाँ सिस्टम्स हेल्थ वगैरह के इतने अच्छे हैं कि हर स्टेज पे वो डिटेक्ट हो जाता है कि किसको कितनी डिसेबिलिटी है। और हालांकि सेंसस वहाँ पे लोग डोर टू डोर नहीं जाते सेंसस के लिए, सेंसस ऑनलाइन हो जाता है या फॉर्म्स घर में आ जाते हैं, वो भर के आप भेज दीजिए और उसी पे बेस्ड होती है। तो यहाँ यूके में ये मालूम है कि आज कितनी पॉपुलेशन है, 10 साल बाद या और उसके 20 साल बाद और 50 साल बाद कितनी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड होगी हर कैटेगरी के डिसेबिलिटी की। तो उसके लिए उन्होंने एक पैरामीटर्स बनाए हो, इस हिसाब से वो चल सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे मुल्क में शायद ये इतना आसान नहीं है। जी, इस पे बात करेंगे। अनाबरम सर, आपके ओपनिंग कमेंट चाहेंगे, फिर डिस्कशन को थोड़ा सा खोलेंगे। जी, मैं रस्तोगी जी साहब से तोड़ हट के बोलना चाहता हूँ। जी, अगर आप भारत की सेंसस और जिस नंबर्स को आप अगर पता करना चाहेंगे तो सेंसस ऑफ इंडिया is the best organization. There is no doubt about it. When it comes to caste census, gender census, child, and all kinds of other census, I think the census of India are the most reliable one. I mean, that is indisputable. Lekin, when you come down to the disability, I personally, of course, out of observation and having gone through a good number of reports for the last 2 decades or so, I have no hesitation to say that census of India are the most unreliable numbers when it comes to disability. I have 2 reasons to say so. For example, सरीन साहब ने सही कहा था, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जब हम JNU में थे, दिल्ली में हम ये सब ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आते थे जब जो स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले बहुत इंटरेक्शन होती थी। हमको ये क्लियरली पता होता था कि वो लोगों को, आप जो फील्ड में जाते हैं वो लोगों को तो भूल ही जाइए, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटली ट्रेन करनी होती है, जो ट्रेनिंग पर्सनल, वही लोगों के बीच में ही इतना कंफ्यूजन होता था। मैं तो कहता हूं अभी भी होता है, खास करके फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस ले लीजिए। ब्लाइंडनेस को आप कहेंगे 200/20 बेटर स्नेल इन द राइट आई और लेफ्ट आई, और बोलेंगे कि 18/20 एंगल centimeter, this and that. Nobody really understands. The problem with the blindness, because I think you have rightly picked up, is that it is possible for you either to hide or emphasize. Particularly when you have somebody who has 60% blindness or 75% blindness, people really don't have to reveal it. Only when you talk about the blindness, only 100% blindness is what is counted all the time. I can tell you, when it comes to women in particular, there is a huge social stigma to revealing the disability, and particularly because even if it is 75 to 80%, people at best try to hide it. Unless and until it is 100%, it is highly impossible to hide it. Then they will reveal it. This is one problem. For example, in Andhra, Tamil Nadu, and Karnataka, I have with me a small case studies which actually suggest that these figures brought out by the Census of India and the figures actually available with the Registrar of Medical and Health are so shocking that there is almost 50% variation. Exactly. आंध्रा में कहता है कि हमारा मेडिकल एंड हेल्थ डायरेक्टरेट के पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स था, वो कहता है कि we have around 25 to 30 lakh
blind, and whereas the census say it's only about 6 lakh to 7 lakhs. So whom do you believe? I personally, if you ask me, I have more trust. I will put more trust in medical and health because they are the ones who issue certificates after the scientific examination. Whereas you have the census where people go and ask and they only write what the people report, right? So yes, with due respect to the Census of India organization, but when it comes to disability, I think I would mostly rely upon the other organizations, including World Health Organization, NSSO, or ICMR, whatever you call it. Yeah. The second problem, my chota sa point, why is the big difference between 2001 and 2011? I have no reason to argue whether the blind are more or orthopedically handicapped are more. I think if the figures are objective, anyone can be a little more 1 or 2% or 3. It can always be a difference. But मुझे तो ये personally again मालूम है. Some organizations, I don't want to pick up the names, which are very close to Congress party, have actually extracted funds from the Census of India Commissionerate, and they started always a district-wise campaign of how to report when census representatives come to you. Their focus was primarily on orthopedically challenged. There are reports, and what I'm saying is actually on book. One can actually see the media reports on it. And within those organizations themselves have compiled how they actually tried their best to show the orthopedically challenged population to the census. Unfortunately, this did not happen with the organizations working specifically with the blind. No big organizations, so-called, have taken any such efforts before the census began. Whereas the organizations I'm referring to have started their work almost 2 years before the census began in 2011. Okay, I can tell you this could be one of the reasons why. जी बहुत बड़ी बात आपने कही है. ये लिसनर सुन रहे हैं, तमाम क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं और आप भी क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं RADIOUDAN पर. सरीन सर, आपसे जानना चाहूंगा, मेरी भी कुछ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा, जो रस्तोगी सर ने पहले कहा कि लोग डिसेबिलिटी को छिपाते हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग सेंसस लोग नहीं बताते? क्या इतना बड़ा जो लगभग 50% की गिरावट 10 सालों में डिसेबिलिटी में आ जाती है, एक्चुअली गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे कुछ शो करना चाहती है कि इस तरह हमने डिसेबिलिटी को ओवरकम किया है, या इनकी मंशा क्या है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि शो करना चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इन सब के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट बेस लेते ही हैं. आप जितना कम शो करेंगे उतना कम सपोर्ट बेस की संभावनाएं भी रहेंगी. मुझे लगता ये है कि अगर मैं प्रैक्टिकल अनुभव से कहूं, 2001 में मेरे पास सेंसस का व्यक्ति आया था, घर में घुसा, पूछा आप दोनों ब्लाइंड हैं? हमने कहा हाँ, और उसका चला गया. कोई डेटा नहीं, आपकी इनकम क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं. 2011 में भी ऐसे ही आया, हमने कह दिया हाँ, तो वापस चला गया. मुझे लगता ये कहीं ना कहीं इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और सीरियसली न लिए जाने के अपने रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं. केवल एक दबाव है, उसके चलते आप जो है उसको उस ढंग से काउंट कर ले रहे हैं. डिसेबिलिटी के वेरिएशंस क्यों हो रहे हैं, मैं विद ऑल हम्बल रिक्वेस्ट, और ये मानते हुए कि ये ना समझा जाए कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, मैं खुद पदयात्रा के दौरान विलेज टू विलेज घूमा हूं. मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता कि डिसेबिलिटी में ऑर्थोपीडिक्स की तुलना में ब्लाइंड की संख्या कम है, क्योंकि वो लोग जो शहर में बैठ के कुछ चंद नौकरियां देते हैं, चाहे वो कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, उसको गांव की हकीकत का बिल्कुल नहीं मालूम है. गांव में ब्लाइंड सिमट जाता है, केवल गा के काम चला ले रहा है, या छोटे मोटे काम करके काम ले रहा है, या ऐसा एक सामुदायिक ढांचा है जिसमें अगर 10 में एक ब्लाइंड हो भी गया तो उसको खिलाया जा पा रहा है, तो गांव से बाहर नहीं आ रहा. उसके आंकड़े कहां से लाइएगा? आप दफ्तर में बैठ के आंकड़े नहीं समझ सकते. मुझे लगता है कहीं गड़बड़ है, और इतनी ज्यादा गड़बड़ है कि आपको केवल शहर तक के आंकड़े इकट्ठे करके संतुष्टि हो जाती है. क्यों नहीं हम एक लेवल पे साफ साफ कहते कि प्रयास किया जाए कि हर बच्चे का
हॉस्पिटल में जन्म हो और हॉस्पिटल से उसके डेटा लिए जाए। सवाल ये नहीं कि 2011 में हम क्या डेटा पा रहे हैं, सवाल ये है कि डेटा कलेक्शन एक लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। अगर हमें 2051 में भी सही ढंग के डेटा मिलने लगे तो एक फ्यूचर तैयार हो सकता है। इसकी सीरियसनेस को सोचना चाहिए, जो कोई नहीं सोच रहा है। अब मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं कि लोग छिपाते हैं, और ये कहानी इंडिया में ही नहीं है। मैं साउथ अफ्रीका भी घूम के आया, वहां भी यही सत्य है, वहां की ऑर्गेनाइजेशंस यही कहती हैं, वट एवर डाटा इज बीइंग रिवील्ड इन सेंसस इट इज नॉट अप टू द मार्क। कहते कई गुना फर्क है, छोटा मोटा फर्क नहीं है। ओके, सो रस्तोगी सर, आखिर हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्या है? और दूसरी बात, हम बार बार जब रूरल एरिया पे बात आती है तो इसको हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि रूरल से बिल्कुल लोग बाहर नहीं आते हैं। आई माई सेल्फ इज फ्रॉम अ रिमोट विलेज एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर ऑल्सो फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो क्या आप सरीन सर के इस आर्ग्यूमेंट पे कुछ बात करना चाहें कि सिर्फ अर्बन एरियाज या कुछ गिने चुने सिटीज के लोग ही रजिस्टर करवाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो भी सेंटर्स हैं, हर सेंटर के करीब करीब जो बड़े सेंटर, मेजर सेंटर्स हैं, उनके अपने रूरल रिमोट आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, उनके रूरल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं। इसलिए वो रूरल एरियाज तक भी उनके यहाँ 100% नहीं कवर कर सकते, लेकिन मैंने जैसा कहा कम से कम ये NSSO से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से बेटर फिगर्स होती हैं जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स के पास। ये बात ये बिल्कुल अपने आप में प्रूवन है। दूसरी बात ये है कि देखिए, चाहे NSSO हो या WHO हो, इनके पास कोई नेशनल सेंसस के ऐसे बेटर मैकेनिज्म नहीं है डिसेबिलिटी के फिगर्स को एसेस करने का। तो चाहे जितनी कमियां हों, चाहे जितनी खामियां हों, इस वक्त हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि सेंसस के तौर तरीकों को इम्प्रूव करें और उनको हम एडवाइस करें, और काफ़ी पहले से एडवाइस करें, सेंसस शुरू होने से पहले से, ताकि उसका तरीका दुरुस्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी में रखी जा सके। एक यही तरीका है, और एक यही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कम से कम मतलब 100% नहीं तो टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट सही फिगर्स देने में कामयाब होंगे। दूसरी बात आपने कही कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी तो बहुत है प्लानिंग करने की, और प्लानिंग के साथ आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का एलोकेशन किस प्रकार से और कहाँ, किस जगह से और किस स्ट्रेटजी के साथ किया जाना चाहिए, ये प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, स्ट्रगल की और कहा था कि सेंसस होना चाहिए, तब उन लोगों ने कहा कि भाई सेंसस की क्या ज़रूरत है, पहले हमें जितने लोग हमारे पास हैं हम उनको तो कुछ उनके लिए तो कुछ कर लें, उनको एजुकेट कर दें, उनको तो रिहेबिलिटेट कर दें, सेंसस जो जब होगा तब नहीं सही फिगर पता लगेगी। एक वो एटीट्यूड था, और उसके बाद एक ये एटीट्यूड है कि सेंसस में इस कैटेगरी को बहुत प्रोमिनेंटली शो किया गया और उनको इंक्लूड किया गया और उनको शो किया गया। एक बात ये कि जैसा आपने उठाया, सरीन साहब ने भी ये बात कही कि शायद कहीं से लोगों को कुछ ग्रांट एड या पैसा वगैरह मिलता है, इस वजह से ये एक तरह का प्ले है, डाउन प्ले करते हैं डिसेबिलिटी के फिगर्स को। ऐसी बात नहीं। अब इंडिया जो है उन कंट्रीज में नहीं है जो दूसरों से डोनेशन और गिफ्ट लेती हो। अब तो बल्कि हम काफ़ी कंट्रीज को खुद डोनेशन देते हैं और उनके प्रोग्राम्स को हम सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ अब ऐसी नहीं है। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस डोनेशन कलेक्ट करने के लिए करती हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका सेंसस पे इम्पैक्ट नहीं होता। सेंसस पे इम्पैक्ट वही होता है जो सेंसस के ऑफिसर, सेंसस के जो गणना करने वाले हैं, वो आपके घर में जाते हैं और आपसे फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए ट्रेनिंग का लेवल की बात होती है। डॉक्टर सरीन का एक्सपीरियंस ये है कि इनके पास गए और खाली पूछा आप दोनों ब्लाइंड है और चल दिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जो 2001 का सेंसस हुआ था, कि मेरे घर में आके बैठ के और बहुत आराम से मेरी वाइफ का पूरा डाटा उन्होंने नोट किया, हम लोगों की पूरी इनकम, फैमिली इनकम नोट की, और कॉज ऑफ डिसेबिलिटी नोट किया, लेवल ऑफ डिसेबिलिटी नोट किया। वो सब
उन्होंने कहा अगेन दैट्स द डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग। और दूसरा ये है कि मतलब डॉक्टर सरीन के बारे में ये बात नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का खुद है कि खुद अपना पन्ना झाड़ना चाहते हैं, सही इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो चाहे लेवल ऑफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो। ये दोनों तरफ की प्रॉब्लम है और पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है कि सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटेड हैं, वो वहीं पे आके ख़त्म होती हैं। इसमें वक्त लगेगा। एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है 2001 में, जो 2011 में कमोबेश आगे बढ़ी है और ये आगे बढ़ेगी ग्रेजुअली। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम अचीव करेंगे इस चीज़ को। जी अन्नावरम सर, अब जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जब रिलीजियस आंकड़े भी आते हैं तो हर बार एक डिबेट रहती है कि कुछ ना कुछ सही आंकड़े प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। बहरहाल जब 2011 के, जैसे बाला ने अपनी रिपोर्ट में बताया जो आर्टिकल में से, ऑर्थोपेडिक की संख्या एकदम से ज्यादा हो जाती है और 50% की गिरावट आ जाती है। डिसेबिलिटी अफेयर अब हमारे पास है, हालांकि 2012 में गठन हुआ है, 2011 में सेंसस आता है और 2013 दिसंबर में जाके हमारे आंकड़ों को पेश किया जाता है। तो तौर तरीकों में मॉडर्नाइजेशन लाना या टेक्नोलॉजी का यूज करना, कहाँ लगते हैं अवेयरनेस की कमी कहीं ना कहीं जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में वहाँ है, या कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉबिंग करने में या फिर उनको गाइड करने में कहीं ना कहीं वो पीछे रही हैं? देखिए, आई थिंक अब सही ने जो 2-3 फैक्टर को बताया, आई थिंक the problem of lobbying, the right way of thinking within the governmental departments, I think there is a whole combination of all these factors which are perhaps at the end of the day responsible for the kind of data that we are getting. But to me, this is also a right comparison, because when it comes to the question of minorities, I think somehow disability also fall within that same purview, although not as powerfully political as the religion itself. Because you look at the religious statistics that were released just before the Bihar elections, and all of us know how it was done and what it was. Of course, it ultimately didn't have the desired result, and that's a different debate. I don't think we could venture into it at the moment. Disability doesn't carry that kind of a politics behind it, but ultimately, somehow, after the United Nations Declaration of Disability Decade in 1981, and when we entered in the Asia Pacific region in 1991, and ultimately we made the 1995 Act, and we were one among those 5 first countries to sign the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities in 2007. After all this, irrespective of political parties, somehow the government of the day became pride of being itself to announce or denounce the statistics of disability. Of course, it is. I fully agree with the fact that we don't make use of our statistics at the national level, at least, to bargain funds or to expecting anything from the international community. That may be largely true, if not fully true. But at the same time, we also want to be proudly showing to the world that, look, we are effectively working to reduce the disability. Or in other words, in this modern age of neo-capitalism, we also want to show, look, these are the working population we have. We somehow want to show as less number as possible of the old, the sick, the disabled, and of course the all other kinds of communities. Right? There is also huge politics behind it. Unfortunately, the disability category falls within that purview, and this pride is always hidden. It is not uprightly shown. But unfortunately, there is a mismatch. I mean, if you still want to continue with the 2001 and 11 debate, look at this. I think our last polio patient was somewhere in 2007 or 8. We have been one among those Asian countries that have, at least scientifically proven, that seems to have worked very hard to reduce the polio. If that is the case, which was happening in between 2001 and 11, why is it that your statistics show that there is more orthopedically challenged? There is a mismatch between your medical planning and the stats. Yeah, and nobody wants to address those critical lines in between. So somehow this goes unaddressed because this is something to do with the politics within the organizations for persons with disabilities.
And everybody wants to have their own pie of pride in it. Government wants to show that it is effective in reducing the disability. Some organizations working for specific disabilities want to show that their population is more so that they can get funding. So I think there is a huge lot of critical this thing. But I fully agree with both Rastogi ji and also Sareen Saab. This is a good start. What we had in 2001 was a good start. But let me tell you one of the reasons why I was always suspicious. Look at the size of the questionnaire of the census this time. Somebody was telling me that it was about 39 questions and 49 questions. And you give it to a poor student or largely a disgruntled teacher who goes and people actually rush if you clearly sit down with them and they want to really finish off. Because the incentive is at the ground level, you will be paid according to the number of questionnaires you filled up in a day. So every field worker wants to fill up as many questionnaires as possible at the end of the day and earn little more than his colleague. So that's also one of the reasons why I'm a little suspicious, because disability is something which is very sensitive. Let me also tell my experience. This time, my own student came to me. He was a field worker. He said, "Sir, okay, आप blind है, हमको पता है, या ठीक है. But sir, your income is this. Should we really calculate you under disability? Do you really want us to write you as a blind, or simply say your name and go?" I said, this is not how you have to look at it. My income is a different thing, but I'm a disabled. Right? That I'm a born blind. So there is all kinds of things that he was a postgraduate student. I'm not talking about someone who is 10th standard or 12th standard. He's a postgraduate student. So there is a lot of sensitive and critical component involved when it comes to counting disability and showing outright there. And these things have to still be worked out. Of course, we made a right beginning, but this, we should not be overwhelmed by this beginning. I think there is a lot that has to be done in days ahead. वेल इस छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस है। राशिद कह रहे हैं कि शायद ही मैंने जिंदगी में इससे बढ़िया और इससे हेल्दी डिस्कशन देखी है या सुनी है। थैंक यू सो मच राशिद जी। कुछ और लोगों के मैसेजेस है, क्वेश्चंस है, डिस्कशन बहुत पसंद आ रही है और काफी कुछ नया उनको सुनने को मिल रहा है आज। तो इसी तरह हम डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। आप बने रहिए रेडियो उड़ान पर। एक छोटा सा ब्रेक लौट के आते हैं और कुछ और सवालों पर बात होगी। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। ये फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बदलता दौर डिस्कशन और आज हम बात कर रहे हैं विकलांगों के, पर्टिकुलरली दृष्टिहीनों के आंकड़ों की। सरीन सर, अगर आज की हम बात करें जिस टाइम पर हम जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी डिस्कशंस में दो चीजें निकल के आती हैं। एक अवेयरनेस की कमी, या फिर हम पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है उसका रीजंस। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आज के टाइम पे अगर आप किसी से भी बात करें, एवरीबडी सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिसेबल एक्टिविस्ट। जितने ब्लाइंड उतने एक्टिविस्ट, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है
बावजूद उसके, और सभी अब बेहतरीन काम कर रहे हैं, बावजूद उसके भी अवेयरनेस नहीं आ रही है. हाउ मेनी टाइम वी विल गिव द सेम एक्सक्यूज, द लैक ऑफ अवेयरनेस, नो पॉलिटिकल विल, or we are a scattered minority. That's why we will not count it as a political vote bank. Sarin sir. सरीन सर, आपकी आवाज हमारे साथ नहीं है. आई थिंक वी लॉस्ट द लाइन. जी रस्तोगी सर, काइंडली एड्रेस दिस क्वेश्चन. देखिए, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और सेंसस से वोट बैंक का कोई बहुत बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, इसलिए इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक. हाँ, जो हमारी एनजीओज हैं जो अपने आप को क्लेम करती हैं कि डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं या जो एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स हैं, वो ठीक है, अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से वो सभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और उनको हक पहुंचता है कि अपने आप को वो ये महसूस करें और खुश हों कि वो एक्टिविस्ट हैं. लेकिन ये देखिए, अगर हम लोग वाकई सारी हमारी बड़ी एनजीओ सीरियस हैं इस मामले में कि सही फिगर्स ब्लाइंड लोगों की होनी चाहिए और एक उनके एनजीओ के अपने मतलब चैप्टर्स हैं, ब्रांचेस हैं, डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स हैं, अगर वो एक एक डिस्ट्रिक्ट करके 10 साल में डीएम के कोलैबोरेशन से और ये जानने की कोशिश करें कि उनके ज़िले में कितने ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, टोटली ब्लाइंड हैं, और कितने पार्टली साइटेड हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मतलब नामुमकिन काम नहीं है. वो भी वो कर सकते हैं बशर्ते वो इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करें. लेकिन शायद उनकी भी अपनी ये प्रायोरिटी नहीं है या उस तरफ वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा नाम हमारा ऊपर हो, इन चक्करों में पड़े रहते हैं. इस वजह से इस तरफ उनका ध्यान कम जाता है और ध्यान तभी जाता है जब सेंसस के फिगर्स आते हैं या इस तरह से कोई एनएसएसओ या आईसीएमआर के फिगर्स आते हैं, तभी उनका ध्यान जाता है. एक बात अनावरण सर ने कही थी मेडिकल सर्टिफिकेट्स के बारे में. वैसे ये आइडिया अपने आप में बहुत अच्छा है कि सेंसस के बजाय हम रिलाई करें उनके डाटा पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऐसे देखे हैं, बोगस सर्टिफिकेट, जो मेडिकल बोर्ड से लेके आते हैं छोटी जगहों से. ये बात हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसी जगहों पे तो शायद ना होती हो, लेकिन दमोह या भिंड या मुरैना ऐसी जगहों के जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके भी लोग आते हैं, मैंने खुद बहुत सारे सर्टिफिकेट चैलेंज किए और पता लगा कि वो बोगस सर्टिफिकेट था. हालांकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ना इतने रिसोर्सेज होते हैं कि उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकें. तो ये भी बहुत बड़ी कमी है कि आपने 30 लाख के फिगर तो दे दिए, लेकिन उस 30 लाख में वाकई जेन्युइनली कितने डिसेबल्ड हैं और कितना फेक सर्टिफिकेट है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर बात के पीछे कोई न कोई इफ्स एंड बट्स, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ लक्यूने ऐसे रहते हैं कि 100% फुल प्रूफ मैकेनिज्म अभी फिलहाल मुझे आगे 20 ईयर्स में तो नहीं नजर आता. इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमें धीरे धीरे सेंसस ऑर्गेनाइजेशंस को ही टैप करके, उन्हीं को एडवाइस करके, उन्हीं को तरीके बता के इम्प्रूव करने की जरूरत है. Exactly, and let me add a couple of points, the points you put forward. I can challenge, and I have the records of some of those partially people. Most of the partial people have two certificates. One 100% blind, and other one is उनके partially होने का जो 60% का है या 40% का है. और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने कुछ वॉलंटियर उनको चाहिए और उनको कुछ हेल्प मिलती रहे और उनके सर्टिफिकेट बना रखे हैं. एंड दे से वी आर वर्किंग फॉर द डिसेबल फील्ड, बट अनफॉर्चुनेटली they are creating problem for the disabled field. And now Annavaram sir, getting back to the subject, हमने एक पॉइंट इशू किया था जिस पर कुछ सवाल लोगों में आए हैं और मैं इसमें एग्री करता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं और अच्छी जॉब्स पे काम कर रहे हैं, वो भी उनके घर वाले या लोग डिसेबिलिटी छिपाना चाहते हैं. आखिर क्यों? देखिए, मैं इससे पहले ये भी मैं
संपूर्ण तरीका से fully agreed with Rastogi Sahab. In fact, the fake medical certification is equally the problem of Hyderabad, Bangalore and Bombay. I don't think we should hide it. Even in a state like Andhra, where a great modern technology is deployed to directly look into somebody's eyes and certify, we find every year many people who even come up to the recruitment level, and then finally they will be referred back to the fully specialized hospital, and then they will be found out. This is the problem. I think we have to work on it. That is definitely the problem everywhere. I mean, from Patna to Punjab, I think Hyderabad, everywhere is a problem. देखिए, जब धनुष जी आपकी सवाल बहुत पुराना है, फिर भी ये नया लगता है हमेशा जब लोग पूछते हैं क्यों आखिर में क्यों ऐसा लोग करना चाहते हैं कि they don't have disabled. Is it a kind of some fear, or in our, at least in my subject, we call it a social stigma. Stigma is because when very wealthy and highly settled professional couples happen to have a disabled child, firstly, the disabled child, they believe, is actually sending a wrong signal about their own potent. That yes, they are everything, but that they have a disabled child, which in itself is somehow a marker of social prejudice. And secondly, I have seen it interestingly. Of course, I'm only saying it is subjectively. I may not have the empirical data about it, but I have seen the more wealthier you are, the more likely that you will hide your disabled child. Whereas the poor people readily send their children out to the schools, get them educated, because they have no other option. And the wealthier and most educated people are the ones who actually hide their children. I therefore think that it is to do with your social standing out in your professional and peer group. It is almost like the rich Punjabi trying to kill their daughters. I mean, if you really want to make a comparison, and it suddenly occurs to me that it's almost like that. And why is it that the rich Punjabis want to kill their daughters, not the poor UP or Biharis? So I think somehow the social stigma works in that particular fashion. The more status you accumulate, the more fearful you are about it, because you want to somehow preserve that. You don't want that to go down. And somehow, of course, one of the things that governments and the organizations should do is to say that, look, disabled are equally human resource. I think we are going in that particular direction. Of course, we had a huge criticism about our Prime Minister's talking about... We'll speak about that in another discussion, how disabled can be utilized as a human resource. Let me invite Bala, and I tell you, Rastogi sir and Anavaram sir, I speak to some organizations. Bala, the question goes to you now. And I asked them why you people are not working particularly in this regard. They are saying, they told me sarcastically, you are creating a ruckus for us. Every Sunday you bring a discussion and you are what to speak and what not to speak. I don't know from where you are bringing these kind of topics every week, and you slam us. And Bala, what do you think? And they said, we don't have the funds. Government do not give us fund for these particular things. We get funds for some courses, some projects. There is no project. We cannot. We don't have the capability. You give us fund, we will organize. We will have the survey. Is this the argument should be given by our organization? Instead, they should go and educate at least the disability department or the people who are conducting surveys. Actually, the process of census is, of course, tedious as well as monetarily. In fact, it requires a lot of monetary investment. On the other hand, I would like to recollect one of the discussions that we have conducted where the same question has been put forward in front of one of the representative of the NGO. I think there is no need to take their name publicly. They themselves have said that, sir, why can't you, there was a question, sir, why can't you be the pressure group in pushing the government towards a qualitative, quantitative representation? There are two things, like from the information that we have gathered from these two panelists, as well as Serene sir, as well as the observations that we have received from the article, I can simply say with my layman observation that it's nothing but a quantitative genocide committed upon the disabled. But
when we questioned the same to the panelists, they have said that simply this is the work of the Sarkar, this is the work of the government. So this is how the civil society representatives, the representatives who are speaking on behalf of us as well as on behalf of the poor, blind or visually impaired or the disabled as a whole, are responding to such a grave issue. Even the last point I would like to say, my interview experience in TNPSC. When I sat in front of the interview panel, they asked me what are the major three major problems of the disabled in India. I was focusing on many issues, lack of accessible infrastructure, etc., etc. But they simply questioned, don't you think that lack of statistical representation is the gravest problem of your community? Yes, of course, that was the gravest problem. Still, the problem persists, and the organizations we are speaking, they have to go as a pressure group. They have to lobby. Lobbying is an important aspect in these issues. They have to go for lobbying. They have to go as a pressure group. We have a lot of leaders who even we are looking for Rajya Sabha membership. I would like to add on that. Yeah. So okay. when we look for such things, we need to move as a pressure group, and we need to work towards it. That's what. Thank you so much, Bala. Now for the closing comment, I have to go to Rastogi sir and Anavaram sir. Our NGOs people, they say we don't take a single penny from the organization. We work for the disabled or especially for the kith-kins of our visually impaired kith and kin. But when it comes to the grave issues, they say we don't have money, we don't get it. How to do that? रस्तोगी सर जी आपसे जानना चाहेंगे आपके क्लोजिंग पॉइंट क्विकली कैसे सेंसस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है? देखिए एनजीओ लेवल पे तो कम से कम हर एनजीओ जिसके डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स हैं वो अपने यहाँ डीएम को कांटेक्ट करके उनसे सपोर्ट लेके, उनके पास कुछ फंड्स भी होते हैं और वो कुछ कलेक्टर्स ने किया भी है इस तरह का काम। मेरे पास इस समय उनके नाम या डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा सेंसस करवाया है। तो अब इसमें उनको भी अवार्ड मिलता है डिसेबिलिटी डे वाले दिन, इंटरनेशनल डे फॉर द डिसेबल्ड वाले दिन, ऐसे कलेक्टर्स को जो अपने डिस्ट्रिक्ट को पूरे सेंसस अवेल करवाते हैं। तो ये उनसे अप्रोच करके थोड़े से अपने रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स लगा के इस काम को वो कर सकते हैं। पूरे कंट्री में नहीं तो कम से कम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ स्टेट्स में, कुछ चैप्टर्स में इस काम को जरूर किया जा सकता है। और रही बात सेंसस वालों को मोटिवेट करने के लिए, तो इनको जैसे अभी CRPD के बारे में बड़े बड़े सेमिनार्स हुए, लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, हालांकि बहुत डाइवर्स ओपिनियन थी, बहुत डिफरेंसेस थे लोगों के व्यूज में, लेकिन फिर भी दी। तो इस तरह से उनको अपने छोटे मोटे सेमिनार्स करके और सही ढंग से जो यूनानिमस उनके फाइंडिंग्स हों उससे उनको जाके अवगत कराना चाहिए, उनके नॉलेज में लाना चाहिए और उनको खुद तरीके बताने चाहिए कि आप इस तरह से करें तो सेंसस इंप्रूव होगा। और मैं इस बात पे का फर्म बिलीवर हूँ कि इट्स ओनली द सेंसस दैट कैन गिव यू करेक्ट और नियर करेक्ट फिगर्स। नो अदर एजेंसी, वेदर इट्स रजिस्ट्रेशन ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट और वेदर इट्स ICMR और WHO और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कोई आपको नहीं दे सकती। हमें उन पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, चाहे वो जितने सही हों या चाहे जितने गलत हों, उनको सुधारने का, सही करने की ये जिम्मेदारी जरूर हमें और हमारे NGOs को देनी पड़ेगी। थैंक यू रस्तोगी सर। Anavaram, क्विकली योर क्लोजिंग कमेंट। I think ये simple funda है. The reason why the organizations really don't want to take up is this is an advocacy issue. This is not really going to have any what you call any. See, अगर आप disability के दिन पर 100 लोगों को बुला दीजिए, 100 stick दे दीजिए, you have a photo session and say we have done this. But this is a work behind. Let me tell you very frankly, even if the organizations have money, most of them, if not that, I don't think they would ever prefer to do this work because this is behind the screen work and this is absolutely a policy advocacy for which they are not going to have any outward impressive reward for it. So therefore I think it's very difficult unless and until there is the biggest problem in disability sector today is the lack of any think tanks. All of us, as you are correctly said, every blind person is an activist. But unfortunately, there is no policy or any think tank working for us, and which are readily available for religious organizations and others. And there is also such a need for a country, diverse country like this,
only when institutions of that kind arrive in the scene, I think there is some hope. But I think now this thought is being given, because particularly after 2011, people are thinking about it. I hope something will happen before 2021 census comes. My last point, I think I also equally stick to my point that disability census are very, very critical and sensitive issue, and therefore even if someone wants to rely on the Census of India organization for it to conduct it, but I believe this can happen only if they have a special segment. I am a strong believer in the fact that the usual census conducted every decade will never be able to fully comprehend the disabilities. If Census of India wants to do it, it has to have a separate segment along with it, and they have to do it. Or maybe like your National and Family and Health Organization census or NSSO, somebody has to do it. Census of India is absolutely a reliable organization, but when it comes to disability, either they have to introduce a special component or they have to do a separate census maybe every 5 years or so in collaboration with other organizations. Otherwise, I don't think you will have in India at least. Thank you so much, Anavaramjit. I thank you, Rastogi sir and Dr. Ramesh Sarin rather, or Balanagandhan. Thank you so much for putting forward your views, ladies and gentlemen. I will come next Sunday with another issue and we will have a solid discussion over that. Till then, bye bye, good night. कल लुई ब्रेल का जन्मदिन पर स्पेशल ट्रांसमिशन रेडियो उड़ान पर की जाएगी और देश भर में देश की तमाम ऑर्गेनाइजेशन उसे बड़े स्तर पर मना रही हैं। तो आप लुई ब्रेल के दिन सबको एजुकेट करें, सबको ब्रेल की महत्ता के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा यूज करें और रेडियो उड़ान पर इसी तरह प्रोग्राम्स को सुनते रहें। अगला प्रोग्राम गेम ओवर बिल्कुल तैयार है और तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है? बात ही खुशी की है। मगर बताओ तो सही, बात क्या है? अरे भाई, मैं तो रेडियो उड़ान के सेकंड कन्वेंशन में लुधियाना जाने वाला हूँ। रेडियो उड़ान का सेकंड कन्वेंशन? जी हाँ, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रेडियो उड़ान की सेकंड कन्वेंशन में, जो कि होने वाली है नेक्स्ट ईयर 30 जनवरी सन 2016 को सुबह 10 बजे से लुधियाना में, और करना चाहते हैं ढेर सारी मस्ती, दिखाना चाहते हैं अपना खुद का टैलेंट या फिर देखना चाहते हैं अपने फेवरेट आरजेस को लाइव परफॉर्म करते हुए, तो आज ही लॉग इन करें www.radioudan.com/register पर अपना नाम रजिस्टर कराएं या फिर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9463668196 पर और चलें मस्ती की एक नई उड़ान पर। फिर तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, क्यों नहीं। रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ।